हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। देखिए, ये हमारा टॉपिक है। पहला पैराग्राफ जो है इंट्रोडक्शन, ये मैं करा चुका हूँ। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं बताया। एटमॉस्फेयर के बारे में 2-3 चीज़ें बताई हैं। मेनली 2 ही चीज़ बताई थी। क्या? पहली बताई थी कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो चुका है। एटमॉस्फेयर भी तो अर्थ का पार्ट ही है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी कम ज़्यादा होने लगता है। जनरली टेम्परेचर कम होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम हो रही है। अगर एटमॉस्फेयर की गैसेस की कहीं पर डेंसिटी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अभी बताऊंगा। लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर में कोई कोई लेयर ऐसी होती हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम ज़्यादा होने लगता है। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि टेम्परेचर की वेरिएशंस के बेसिस पे ही हमने एटमॉस्फेयर के लेयर्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज कोई है ही नहीं। अगर सिर्फ डेंसिटी के ऊपर होता तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए टेम्परेचर डेंसिटी घट रही है। लेकिन देयर आर वेरिएशन इन टेम्परेचर्स। ठीक है, तो इसलिए हमें लेयर्स पढ़नी पड़ रही है और इसी वजह से उनकी कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाती हैं, है ना। तो वो तो हमें देखना है। तो सबसे पहली जो हमारी लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हम क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी के हिसाब से हमने पढ़ा कि 5 लेयर्स हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, 5 लेयर्स बताइए। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली लेयर है, लोअर मोस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर। एवरेज हाइट है 13, जहां पे हम खड़े हैं वहां से 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है। समझ आ गया? इसका मतलब हम जो हैं, हम ट्रोपोस्फेयर के अंदर हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ आगे आगे क्या बोल रहे हैं? एक्सटेंड्स रफली टू ए हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? इसने किसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि इसका एक फीचर है। लेकिन वो फीचर क्यों है उसका बहुत बड़ा रीजन है। क्या कह रहा है कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी एवरेज हाइट तो 13 किलोमीटर है। लेकिन एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब कहीं पे ज्यादा भी होगी, कहीं पे कम भी होगी। एवरेज 13 किलोमीटर आ रही है, इसका मतलब कहीं पे 13 किलोमीटर से ज्यादा भी है, कहीं पे 13 किलोमीटर से कम भी है। वही ये बोल रहा है कि पोल्स पे 8 किलोमीटर तक होती है और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक होती है ना। ऐसा क्यों है? ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझनी चाहिए। क्यों है ऐसा? द थिकनेस ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर, बिकॉज जो थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर की वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है। बिकॉज बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। क्या कह रहा है ये? कि हीट जो है वो कन्वेक्शनल करंट ऊपर तक हीट ले जाते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना? मैं बताता हूँ आपको। ये बोल रहा है, हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, यहां पे जो है इसकी जो हाइट है वो 18 किलोमीटर तक है ट्रोपोस्फेयर की। मैक्सिमम यहां से यहां तक हमारा ट्रोपोस्फेयर है, यहां से यहां तक। लेकिन पोल पे, यहां पे ये पोल है ना, ये इक्वेटर है, इधर इधर पोल है। मैंने अर्थ को थोड़ा उल्टा कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, सीधा कर देता हूं इस तरीके से। ये देखो, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। समझ लो ध्यान से, बाद में लिखना विखना बाद में, पहले समझ लो। ये हमारा पोल है, पोलर रीजन है। ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, ये हमारा पोलर रीजन। फिर से यहाँ पे आ गया। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे तो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होगी, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर मैं इक्वेटर पे खड़ा हूँ तो यहाँ से ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो वो 18 किलोमीटर तक है, ये 18 किलोमीटर है। लेकिन जब जैसे जैसे हम इधर की तरफ आते जाएंगे तो ये हाइट कम होती जाएगी। मतलब पोल पे ये सिर्फ 8 किलोमीटर रह जाएगी ट्रोपोस्फेयर की हाइट। समझ गए? एवरेज इसका कितना निकल के आया? 13 किलोमीटर। याद रखना है, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। मैक्सिमम पोल्स इक्वेटर पे होती है 18 किलोमीटर और मिनिमम पोल्स पे होती है 18 किलोमीटर। इसी तरीके से यहाँ पे भी 8 किलोमीटर होगी। ये रीजन है, ये है टेम्परेचर। जो हमारा क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरीके से पाया जाता है, नीचे वाली लेयर। बाकी लेयर्स में कुछ नहीं है ऐसा। इसका रीजन क्या है? ये कह रहा है कि पोल पे कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं। पोल पे कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं और वो करंट, कन्वेक्शनल करंट जो हीट को काफी ऊपर तक ले जाते हैं, है ना। ऐसा ये बोल रहा है। अब यहाँ पे एक टर्म निकल के आई
कि कन्वेक्शनल करंट्स क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया आई होप। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको कन्वेक्शनल करंट के बारे में बताता हूँ। देखिए कन्वेक्शनल करंट क्या होते हैं, ये हमारा अगेन इक्वेटर आ गया, ये हमारे पोल्स है, ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है, ये बात आपको पता है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सब सनलाइट सीधी भी पड़ती है और ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है, ये हमें पता है, नहीं तो अगले चैप्टर में पढ़ने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ पे गर्मी होगी, तो यहाँ पे का एटमॉस्फेयर एयर भी ज्यादा गर्म होगी, होगी कि नहीं होगी। जब एयर ज्यादा गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ भागेगी जल्दी से, एकदम से गर्मी बढ़ती है। सुबह ठीक है, सन एकदम से आएगा, तुरंत एकदम गर्मी बढ़ जाएगी, एयर जो होगी ऊपर की तरफ रश करेगी कि नहीं करेगी, है ना। ये अपने साथ हीटेड एयर ऊपर लेकर के जाएगी, है ना, लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी गर्मी है काफी। नीचे से फिर प्रेशर आ रहा है, नीचे की हवा इसको फिल करने के लिए भागेगी, वो हवा भी यहाँ पे आके गर्म हो रही है, फिर ऊपर चलती जाएगी। तो इस चक्कर में क्या होता है, हीट ऊपर ले जाने के चक्कर में ये हवा काफी ऊपर तक पहुंच जाती है, पहला रीजन। दूसरा क्या होता है, क्योंकि ये हवा गर्म है इसलिए ये हल्की है, तो ये और ज्यादा ऊपर तक जा सकती है। हल्की होगी तो जितनी हल्की होगी उतना ऊपर तक जाएगी, ये तो हमें पता ही है। पोल्स पे ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, पोल्स पे हवा ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर कम होता है, तो वो भारी होती है, तो वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ पाती, वो लिमिटेड ऊंचाई तक ही रहती है, वो बहुत हाइट तक नहीं बढ़ पाती। यहाँ पे हवा गर्म है इसलिए गर्म हवा ऊपर तक जाएगी। क्यों गर्म हो रही है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पे सनलाइट ज्यादा है, बस इतना सा कंसेप्ट यही समझना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, आगे हम क्लाइमेट में अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये सब चीजें डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, जो कुछ आएगा बताते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो कन्वेक्शनल करंट की वजह से अब क्या हुआ, तो नीचे वाला जो रीजन है ट्रोपोस्फेयर, उसकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है, पोल्स पे कम रह जाती है। समझ गया आ गया। जो इससे अगली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें टेम्परेचर का इतना वो नहीं है, रोल है, लेकिन इस चीज का इतना रोल नहीं है, क्योंकि जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, उससे ऊपर कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में फिर भी थोड़े बहुत होते हैं, उससे आगे तो बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर ओकर इन दिस लेयर, जितने भी क्लाइमेट और वेदर चेंजेस हैं वो इसी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। ये बात ध्यान रखने वाली है। कोई अगर पूछे कि वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो कहाँ होते हैं, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में। ऊपर ना ठंड होती ना गर्मी होती, यही होता है जो भी कुछ है। कन्वेक्शन करंट्स भी यही है, कन्वेक्शनल करंट्स भी, जो भी कुछ है सब कुछ यही है। जेट स्ट्रीम भी यही मिलेंगे, विंड्स भी यही मिलेंगी, लोकल विंड्स भी यही मिलेंगी, प्लेनेटोरी विंड्स भी यही मिलेंगी, सब कुछ यहीं पे मिलेगा। इससे ऊपर कोई विंड वगैरह नहीं होती है, एयर लेकिन ब्लो नहीं करती है जैसे नीचे ब्लो करती है। समझ गए। टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री पर 65 मीटर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर, तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है। ये बात तो आपको पता है, बताई थी मैंने, है ना। जब डेंसिटी कम होगी तो ऊपर टेम्परेचर भी कम होता चला जाएगा। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं बार बार, क्योंकि एयर जो होती है वो थिन हो जाती है, तो उसकी जो जो उसमें ग्रीन हाउस गैसेज है वो भी थिन हो गई, उनकी परसेंटेज भी कम हो गई है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्या होता है, उनकी जो इंसोलेशन की जो हीट को रिटेन करने की कैपेसिटी वो कम होती जाती है जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर बढ़ते जाते हैं। समझ आ गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि कहीं एक रीजन है, एक ही लॉन्गिट्यूड पे, सॉरी एक ही लैटिट्यूड पे, अगर पहाड़, अगर वो लैटिट्यूड वैसे अगर प्लेन एरिया है तो वहां पे गर्मी होगी, लेकिन जैसे आप पहाड़ के ऊपर जाओगे तो वहां पे ठंड हो जाती है। क्यों, जैसे ऊंचाई से जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचा बढ़ते जाएंगे, हवा पतली होती रहती है और ठंडी होती रहती है। छोटा सा लॉजिक है, ठीक है। लेकिन उस हवा के, उस टेम्परेचर के कम होने का एक रेट है, पर्टिकुलर रेट है, वो रेट है 1 डिग्री पर 165 मीटर। हर 165 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर में भी ये सब्सटेंशिएट करने जब आप आंसर लिखोगे, और एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या कन्वेक्शनल करंट की वजह से क्या हो रहा है, कितनी इसकी एवरेज हाइट है, इक्वेटर पे कितनी हाइट है, पोल्स पे कितनी हाइट है, लोअर मोस्ट लेयर कौन सी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेट के लिए जो क्या बोलते हैं, क्लाइमेट और वेदर जो ओकर होते हैं, चेंजेस जो होते हैं वो तो कहाँ पे होते हैं, ये सब एक ही पैराग्राफ में 10 क्वेश्चन निकल जाएंगे इसमें। समझ रहे हैं आप। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो इसी लेयर में होती है। अब आप सोचो, यहाँ से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 8 किलोमीटर ऊपर कौन रह रहा है, कोई भी नहीं रह रहा, यही है बस। जैसे आप पहाड़ों पे होगी थोड़ी बहुत एक्टिविटी बायोलॉजी, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है, कोई पेड़ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये ट्रोपोस्फेयर के बारे में
जो था हमने बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ट्रोपोस्फेयर हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ट्रोपोपोज क्या होता है। देखिए ट्रोपोस्फेयर के बाद अगली जो सेकंड जो आने वाली जो हमारी लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि हमने जो लेयर्स को डिवाइड किया है, सॉरी हमने जो एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है, हमने मतलब रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने, ज्योग्राफर्स ने, क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने, मेटियोलॉजिस्ट ने जो अलग अलग में डिवाइड किया वो टेम्परेचर के बेसिस पे किया। ये एनसीईआरटी ने लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इंट्रो वाली क्लास में देख लेना। इसका मतलब ट्रोपोस्फेयर से पहले जब स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, वहां पे टेम्परेचर कंडीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। इसका मतलब बॉर्डर पे कुछ हो रहा है, लोचा है ना, वो लोचा ट्रोपोपोज है। एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि अब टेम्परेचर कंडीशन चेंज हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद, इक्वेटर पर 18 किलोमीटर के बाद और पोल्स पे 8 किलोमीटर के बाद, एवरेज 30 किलोमीटर, यही तो है ना ट्रोपोस्फेयर 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर के बाद कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर वहां पे बढ़ रहा है, जो जनरली घटना था 1 डिग्री पर 165 किलोमीटर, वो हमारा ट्रोपोपोज है। मतलब ट्रोपोपोज एक ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक लिमिट है, एक कैप की तरह है जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को अलग करता है। बस इतनी सी बात है। क्या कह रहा है, द जोन सेपरेटिंग ट्रोपोस्फेयर क्या है, जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब जब हम ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर के मिल जाएंगे तो एकदम से कंडीशंस चेंज नहीं होती हैं। वहां पे एक ऐसा जोन आता है जो ना ट्रोपोस्फेयर का है ना स्ट्रेटोस्फेयर का है, बल्कि दोनों को अलग कर रहा है। उसको हम ट्रोपोपोज कहते हैं। और इस लेयर की इस जोन की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या, air temperature at tropopause is about minus 80 degree centimeter on the equator and about minus 45 degree over the poles। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -80 है ट्रोपोपोज का इक्वेटर पे, और पोल्स पे -40। अब आप कह रहे हो, अब आपके मन में बात आएगी कि पोल्स पे तो ज्यादा ठंड होती है ना, तो वहां पे जो टेम्परेचर और कम होना चाहिए, लेकिन इक्वेटर पे ज्यादा कम है। माइनस में जितनी डिजिट बढ़ती जाएगी उतना टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब है ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे ट्रोपोपोज 18 किलोमीटर पे है, यहाँ पे ट्रोपोपोज 8 किलोमीटर पे है। 1 डिग्री पर 165 सेंटीमीटर 65 मीटर के हिसाब से टेम्परेचर घटेगा, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऊंची जा रही है हवा, ज्यादा ऊंची है लेयर, तो यहाँ पे टेम्परेचर -80 तक पहुंच जाएगा। इस लॉजिक से, क्योंकि ये गैप ज्यादा है, यहाँ पे ये ऊंचाई कम है, तो यहाँ पे इसी लॉजिक से जो टेम्परेचर पहुंचेगा -45 के करीब पहुंचेगा। समझ आ गया क्यों है ऐसा। अगर कभी टॉप आता है कि ट्रोपोस्फेयर पे जो ट्रोपोपोज पे जो पोल्स पे और इक्वेटर में टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है, तो याद रखना है क्यों है, क्योंकि इक्वेटर पे ट्रोपोपोज ज्यादा हाई पे लोकेटेड है और पोल्स पे ट्रोपोपोज लेसर हाई पे लोकेटेड है। और जब कोई चीज ज्यादा हाई पे लोकेटेड होगी वहां पे टेम्परेचर उतना कम होता है जनरली। ठीक है, एक दो एक्सेप्शंस हैं, उन्हीं एक्सेप्शंस के बेसिस पर हमने लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है एटमॉस्फेयर को, वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक ट्रोपोपोज तक क्लियर हो गया। एक लाइन और लिखिए, वो पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर हियर इज नियरली कांस्टेंट। और इस रेंज में, ये मान लीजिए ये हमारा, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये हमारा, ये नीचे वाला ट्रोपोस्फेयर है, ये ट्रोपोपोज है। समझ आ गया, ये हमारा ट्रोपोपोज है। तो इस रीजन में टेम्परेचर ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाओगे घटता रहेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे बढ़ता है, ये भी अभी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे ना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना घट रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे 45 रहेगा, यहाँ पे 80 रहेगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। इसीलिए तो इसको बीच में बोलते हैं न्यूट्रल, एक जोन, सेपरेटिंग जोन बोलते हैं, ना स्ट्रेटोस्फेयर का ना ट्रोपोस्फेयर का। समझ आ गया। चलिए अब आ जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बताता हूँ मैं आपको।
स्ट्रेटोस्फेयर फाउंड अबाउट द ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोपॉज के बाद पाई जाती है। पहले ट्रोपोस्फेयर आ गया, फिर ट्रोपोस्फेयर के बाद एक ऐसा जोन आता है जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है, उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, इसमें ना टेम्परेचर घटता ना बढ़ता, जनरली कांस्टेंट रहता है। उसके बाद जो रीजन आ रहा है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, लेकिन कहां तक? 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक। और ये पोल से, ये ट्रोपोपॉज से नहीं नापा जाएगा, ये अर्थ के सरफेस से नापा जाएगा। सरफेस से 50 किलोमीटर तक जो रीजन है उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो खास बात है, जो इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है ओजोन लेयर फाउंड हेयर। बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। ओजोन नीचे भी मिलती है, ट्रोपोस्फेयर में मिलती है, लेकिन वो ओजोन गैस मिलती है। ओजोन लेयर जो मिलती है, जो ओजोन गैस बनाती है, वो हमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। ठीक है, अब इस ओजोन लेयर का काम क्या है ये तो बताएगी एनसीईआरटी, ऐसा बता भी ना रहेगी नहीं। दिस लेयर एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन, जो यूवी रेडिएशन जो आती है सन से, है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और शील्ड्स लाइफ, और लाइफ को शील्ड करती है, मतलब लाइफ की रक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है ऑन अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यूवी रेज जो है वो इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो हमारे लिए सही नहीं है। अगर वो आ जाए तो डर्मल कैंसर होने लगेगा हम सबको। ठीक है, स्किन कैंसर बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी होगा। तो यूवी रेज क्योंकि उनको रोक लेती है, सन की रेज को, ओजोन लेयर रोक लेती है यूवी रेज को, तो हमारे लिए वो शील्ड का काम करती है। बस इतना याद रखना है। ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर भी खत्म हो गया। अब क्या, ये मुझे 2-3 चीजें आपको समझानी थी कि ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर में कैसे जाते हैं। अब सीधा सीधा चलता रहेगा, इतनी देर पे इतनी देर आ रही है। तो अब जो मैं आपको ये वाला डायग्राम बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अभी तो मैंने बनाया नहीं था, एनसीईआरटी में जो लिखा था, क्योंकि ये 2-3 चीजें मुझे आपको बतानी थी। अब मैं आपको आगे बढ़ते हैं, आगे फिर हम नेक्स्ट लेयर पे बढ़ते हैं और ये वाला डायग्राम भी समझाता हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए, ट्रोपोपॉज हो गया, तो अब हम आ जाते हैं मीजोस्फेयर पे। मीजोस्फेयर अबव स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद कौन सी तीसरी लेयर आएगी? मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एक तो स्ट्रेटोस्फेयर के बाद तीसरी लेयर होगी, अगर काउंट करें हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, तो थर्ड लेयर है नीचे से। ठीक है, और दूसरा ये एक्सटेंड करती है अप टू 80 किलोमीटर तक। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है ये? हमने क्या पढ़ा अभी कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो घटता है, स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, लेकिन मीजोस्फेयर में टेम्परेचर फिर से घटना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो? टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग अगेन विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी यहाँ पे टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाएगा, और कितना? हम -100 तक पहुंच जाता है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम जो इसकी हाइट है इस लेयर की, वो कितनी है? 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर जहां पे इसकी मैक्सिमम हाइट है, वहां पे टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ फिर दोबारा टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गया? नेक्स्ट बोल रहा है मीजोपोज क्या होता है। अब वही बात है, इसका जो ऊपर लेयर है, द अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फेयर इज कॉल्ड मीजोस्फेयर, द अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फेयर इज कॉल्ड मीजोपोज। सिंपल सी बात, यहाँ पे समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी चौथी लेयर, आइनोस्फेयर। हालांकि ये है थर्मोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखवाया आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के अंदर, यहाँ पे देखिए डायग्राम में एनसीईआरटी ने थर्मोस्फेयर दिया हुआ है, मैं भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आइनोस्फेयर के बारे में बताया, क्योंकि थर्मोस्फेयर का खुद का कोई वजूद नहीं है अगर उसमें आयंस ना हो। इस लेयर में आयंस मिलते हैं बहुत सारे, वो आयंस जो हैं वो हमारे लिए काफी यूजफुल है, बताने वाला हूँ, इसलिए इसका नाम आइनोस्फेयर रखा गया। थर्मोस्फेयर के अंदर ही ये पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसकी, कहां से कहां तक पाई जाती है? 80 to 400 किलोमीटर अबव मीजोस्फेयर, मीजोपोज 80 किलोमीटर पे है, तो उसके बाद 400 किलोमीटर तक हमारी आइनोस्फेयर मिलती है, थर्मोस्फेयर मिलती है। कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं जिनको हम आयंस बोलते हैं, और इसीलिए इसका नाम आइनोस्फेयर पड़ा। समझ आ गया? अभी जो एनसीईआरटी में लिखा वो पढ़ लो, उतना ही समझो, बाकी डिटेल में बाद में बताऊंगा। सब कुछ वैसा समझाता चल रहा हूँ, कुछ अंडरस्टैंड, कुछ ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। ठीक है, चलिए आगे। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब आप कहोगे कि रेडियो वेव्स हमें भेजने की जरूरत ही क्या है? अरे जो हमारे फोन में सिग्नल आता है, जो टीवी में सिग्नल आता है, वो सब रेडियो वेव्स से आते हैं, ये आपको पता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि इस स्टार से सिग्नल भेजा उस स्टार पे जाके पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। वो एनवायरमेंट में कहीं लॉस्ट हो जाएगा वो सिग्नल। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि वो सिग्नल जो है आसमान में भेजते हैं,
आसमान में भेजेंगे, आसमान में वो आइनोस्फेयर तक पहुंचेगा, आइनोस्फेयर पर, आइनोस्फेयर में वो आयन से टकरा के वो सिग्नल वापस आएगा, दूसरे टावर पकड़ लेगा उसको। ऐसे काम करता है, ये हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया आपको। एक बार इस पे देख लेते हैं डायग्राम पे क्या कह रहा है ये देखो, यहां से हमारा ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे हम खड़े हैं, 13 किलोमीटर बताई थी एवरेज हाइट ट्रोपोस्फेयर की। ये हमारा ट्रोपोपोज आ गया। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, लगभग -60, थोड़ा कम है, 50 और 60 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर 20 से थोड़ा कम है, जहाँ पे हम खड़े हैं 16 डिग्री है। जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, 13 किलोमीटर पे ट्रोपोपोज आ जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 60 बताया, लेकिन पोल्स पे 45 रहेगा और इक्वेटर पे 80 रहेगा। फिर हम स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाएंगे। वो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा टाइम तक तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडी हवा, उसको गर्म होने में टाइम लगता है। फिर दोबारा टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाएगा, 50 किलोमीटर तक कहाँ पहुंच जाएगा, लगभग जीरो के आसपास पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। जो पहले -80 था वो जीरो के आसपास पहुंच जाएगा गर्म होकर के। ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आ गया 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर पर अगली लेयर हमारी मेसोस्फेयर आ रही है 80 किलोमीटर पे, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ तक, 80 किलोमीटर, 80 -80 तक पहुंच जाएगा, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आ रही है थर्मोस्फेयर। इसके अंदर आयनोस्फेयर भी है, क्योंकि जो आयंस हैं वो रेडियो वेव्स को पकड़ते हैं, तो फिर दोबारा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि डायग्राम में शो किया गया है। अगर डायग्राम में शो नहीं होता तो नहीं बताता, फिर मैं जीएस में बताता, लेकिन यहाँ डायग्राम समझने के लिए आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे फिर दोबारा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ तक पहुंचता है, 40, -80 से -40 पहुंच जाता है। -80 कम टेम्परेचर, -40 ज्यादा टेम्परेचर, पता होगा आपको। यहाँ पे पहुंचेगा 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर है। इसके बाद फिर हमारा एक्सोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। एक्सोस्फेयर में फिर दोबारा टेम्परेचर घटता ही रहता है, फिर बढ़ता नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। चलिए, लास्ट लेयर हमारी आ गई है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बारे में क्या बोल रहा है ये, कि एक्सोस्फेयर क्या होती है, 5th लेयर है, लास्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर के बाद जो थर्मोस्फेयर 4th लेयर है, 5th लेयर हमारी एक्सोस्फेयर है, लास्ट लेयर है। इसके बारे में हमें बहुत कम पता है, कुछ ज्यादा नहीं पता है हमें, क्योंकि बहुत ऊंची है, वहां तक स्टडी करना बहुत मुश्किल है। एक और रीजन है, वो भी आने वाला है। हाईएस्ट लेयर है तो पता ही है। वट एवर कंटेंट्स आर देयर, जो भी कंटेंट्स हैं इस लेयर में, गैसेस तो हैं ही, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, हमें नहीं पता। दीज आर एक्सट्रीमली रेरिफाइड, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेसेस में है। वहां पे गैसेस ऐसे नहीं है, जैसे कि मानो जितना ज्यादा गैसेस कम स्पेस में होंगी उतनी उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। जितना वही गैस अगर बहुत ज्यादा स्पेस में होगी तो पूरे रूम में फैल जाएगी। मानो एक गैस जो इस छोटे ढक्कन के अंदर बंद हो सकती है, वही इस पूरे कमरे में फैल जाएगी, लेकिन डेंसिटी कितनी जाएगी। यहाँ पे इस गैस की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, कमरे में जब फैल जाएगी तो उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यही कह रहा है, यहाँ पे रेडिफाइड है, जो भी कुछ है वो रेडिफाइड है, उनकी डेंसिटी बहुत कम है, तो पता नहीं चल पाता। वहां पे स्टडी करना या उनको देखना या जो भी कुछ मतलब ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। इट जनरली मर्जेस विद आउटर स्पेस। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा एटमोस्फेयर खत्म हो रहा है, यहाँ पे आउटर स्पेस शुरू हो गया, नहीं। आउटर स्पेस जो हमारा एटमोस्फेयर है वो धीरे धीरे आउटर स्पेस के साथ मर्ज कर जाता है, मतलब धीरे धीरे खत्म होता है। डेंसिटी धीरे धीरे करके कम होती रहती है, एकदम से खत्म नहीं होता हमारा एटमोस्फेयर। समझ आ गया। all the layers of atmosphere are important impactfulness, सारी लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबका हम पे इम्पैक्ट है। लेकिन ज्योग्राफर जो है, फर्स्ट 2 लेयर्स आर ऑफ मोस्ट कंसर्न फॉर ज्योग्राफर्स। जो पहली जो लेयर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफर्स के लिए। क्यों? क्योंकि पहली लाइन में उसने बोल दिया था, स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ने बोल दिया कि जो पहली 2 लेयर्स हैं उन्हीं में क्लाइमेट, पहली जो स्टार्टिंग की जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, क्लाइमेट की जो क्लाइमेट रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो पहली लेयर में ही होते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर आपको पता ही ओजोन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना। तो पहली क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए, अभी जो हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट जो डाल रही है, हमें जो दिख रहा है वो सबसे ज्यादा यही 2 रीजन डाल रही है, यही 2 लेयर्स डाल रही है। बाकी का इम्पैक्ट भी है, लेकिन हमें इनका ज्यादा अभी फोकस है अभी हमारा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कि वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। ये सब जो है वो एलिमेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के या क्लाइमेट के। ये सब इंपैक्ट डालते हैं हमारे क्लाइमेट पे या वेदर पे। इनके बारे में हम चैप्टर 8, 9, 10 और 11 में पढ़ेंगे। तो अब इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें धीरे धीरे चैप्टर 9, 10 और 11 में पढ़ना है। तो पढ़ेंगे, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं यहाँ पे इस पैराग्राफ को बेकार में, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, लंबी हो गई है थोड़ी सी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये डायग्राम बार बार बना के देखना, एनसीईआरटी में है, नहीं तो ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
दूसरी बात, वीडियो बार बार देखनी, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।